तो चलिए द लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड इसका दूसरा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी, इसका एक पार्ट मैंने खत्म किया था। अब आगे पर बढ़ते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। मेरा जो परिचय था, एक्वेंटेंस मतलब परिचय, विद द बेयरफुट रैक पिकर्स नंगे पैर घूमने वाले कचरा चुनने वालों का, लीड्स मी टू सीमापुरी, सीमापुरी तक ले गया। इसका परिचय तो राइटर रहती थी कि मेरा जो परिचय था उसे साहिब से और उसके दोस्तों से, उस परिचय कारण मैं सीमापुरी तक गई। अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मतलब ये दिल्ली का ही एक स्थान था जो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है। पेरीफेरी का मतलब वो बाहरी क्षेत्र, दिल्ली का एक बाहरी क्षेत्र था, फिर भी मेटाफोरिकली मतलब हुआ कि तुलनात्मक रूप से ये दिल्ली से बहुत दूर था। मतलब इसे दिल्ली का ही अंग कह सकते थे, लेकिन दिल्ली की आखिरी सीमा पर था। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज हु लिव, जो यहाँ पर रहते थे, स्क्वेटर्स मतलब जबरदस्ती कब्जा करके रहने वाले जो होते, जबरदस्ती कब्जा करके रहते थे जो यहाँ पर थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जब भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हुआ था तो उसमें बांग्लादेश काट कर अलग कर दिया गया था। तो ये बांग्लादेशी जो रिफ्यूजीज थे, ये शरणार्थी थे, वो यहाँ पर आकर दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहने लगे थे। साहिब फैमिली इज एमंग देम, साहब का परिवार भी उनमें से एक था। तो साहिब जो था, जो साहिब जो कचरा चुनता था, उसका भी परिवार उन्हीं में से एक था जो कि सीमापुरी में रहता था। सीमापुरी के बारे में क्या है कि सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, तब सीमापुरी जब ये लोग रहने आए थे तो सीमापुरी जंगली इलाका था। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी खाली नहीं रह गया। मतलब यहाँ लोग रहते हैं, ये सीमापुरी क्षेत्र जो है अभी भी जंगली इलाका है, लेकिन ये खाली नहीं रह गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी से बने हुए घरों में स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब मिट्टी से बने हुए घर, विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, जिसकी छत जो थी टिन की थी, मतलब जो पतरा होता है उसकी छत थी, या फिर टारपोलिन जो वाटरप्रूफ कपड़ा होता है जिससे पानी बाहर नहीं आता है, जिसे किरमिच कहते हैं, उसकी छत थी। डिवाइडेड विथ सीवेज, बिना किसी मलमूत्र की समुचित निकास के, डिवाइडेड मतलब बिना निकास के, और सीवेज का मतलब हुआ मलमूत्र, जिसे गंदगी जो बाहर निकालने का समुचित इसमें व्यवस्था भी नहीं थी। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना ही इसमें नालियाँ थी, ड्रेनेज का मतलब नालियाँ, रनिंग वाटर मतलब साफ पानी की सप्लाई भी नहीं थी। पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ एरिया था। और वहां पर ये लोग रहते थे, कौन है कि लिव्ड 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 कचरा चुनने वाले लोग रहते थे ऐसे एरिया में जहाँ पे सब कुछ गंदगी से भरा हुआ था। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ पर 30 सालों से बिना किसी पहचान के रह रहे थे। मतलब उनको वहीं कोई पहचान नहीं मिली थी, विदाउट और ना ही कोई परमिशन मिली थी वहां पर रहने की। जो लोग वहां रह रहे थे, ना किसी पहचान उनको, ना कोई पहचान उनको मिली थी, ना ही कोई परमिशन मिली थी। बट विद राशन कार्ड टू गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था और उनका नाम वोटर लिस्ट में था, जिससे कि वो वोट डाल सके और राशन खरीद सके। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, मतलब भोजन जो है पहचान से ज्यादा जरूरी है जीने के लिए, सर्वाइवल माने जीने के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching of stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। एक फटी साड़ियों पहने वाले औरतों के झुंड ने, ग्रुप ने एक बात कही जब मैंने उनसे पूछा कि वे लोग उस स्थान को क्यों छोड़ आए थे जिस स्थान पे हरे भरे मैदान थे और उनके खेत थे। क्या कहा था उन्होंने, क्या एक्सप्लेनेशन दी थी कि इफ इन एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम लोग अपने परिवार को कुछ खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द लिए बिस्तर तक जा सके, अर्थात भूख का दर्द लिए बिना हम लोग पेट बिस्तर तक जा सके, हम लोग भरे पेट बिस्तर तक जा सके। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, हम लोग वहां पर रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त है बल्कि उस स्थान पर रहने के मुकाबले जहाँ के खेतों से हमें कोई अनाज नहीं मिलता था। मतलब जब राइटर ने ये पूछा उन औरतों के झुंड से कि वो लोग अपने खेतों को, अपने हरे भरे मैदानों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए थे, तब औरतों ने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर्याप्त भोजन पा रहे थे जबकि वहाँ के खेत हमें कुछ नहीं दे रहे थे, इसीलिए यहाँ पर रहना हम लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त था। Wherever they find food, they pitch their tents and become transit home, जहाँ पर उन्हें भोजन मिला उन्होंने वहीं पर अपने टेंट लगा लिए और अपने अस्थायी घर बना लिए। ट्रांजिस्ट का मतलब अस्थायी घर। जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घुमक्कड़ लोग जहाँ
जगह मिलती है जहाँ पर उनको भोजन खाने को मिलता है, वहीं पर वो लोग टेंट अपने लगा लेते हैं और वहीं पर अपना वो रहना शुरू कर देते कुछ दिन के लिए, और उसके बाद जब वहां से जाना होता तो घर अपना हटा देते हैं। तो उन्हीं के टेंट को, उन्हीं के घर को अस्थायी घर कहा जाता है, ट्रांजिस्ट होम कहा जाता है। चिल्ड्रन ग्रू अप इन देम, बच्चे उन्हीं के बीच में बड़े हुए। बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उन्हीं के जो है जीविका के जो अंग बन गए, उन्हीं की जीविका कमाने के अंग बन गए। कौन सी? वो जो जीविका वो लोग कमाते थे, उसी जीविका को कमाने के वो लोग अंग बन गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीविका का मतलब था कचरा चुनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों बाद, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और वर्षों के इस कार्य को करते करते उनका जो ये कार्य था वो उनके लिए कला बन गया था। उनको ये पता था कि किस कचरे के ढेर में से कौन सा काम की चीज हमें मिल जाएगी और कौन सी काम की चीज हमें नहीं मिलेगी। ये चीज उनके लिए कला के रूप में हो गई थी, कला के रूप में भी इसको विकसित कर लिया था। गार्बेज टू देम इज ए गोल्ड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड एंड, और जो कचरा था उनके लिए गोल्ड यानी सोने के बराबर था। यहाँ पे गोल्ड तीसरी बार आया, लेकिन यहाँ पे गोल्ड का अर्थ गोल्ड ही है। कचरा उनके लिए सोने के बराबर था। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज की रोजी रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, ये उनकी छत, उनके सर के ऊपर की छत थी, चाहे वो छत टपक ही क्यों ना रही हो, लेकिन कचरा ही जो था उनकी रोजी रोटी थी और उन्हीं के जीने का साधन था। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए कुछ और अधिक था। समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाते हैं, कभी कभी मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्क्राउंजिंग और देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो राइटर ने कहा कि क्या तुम्हें कचरे के ढेर में से कभी चांदी का सिक्का मिला है और तुमने खोजना बंद कर दिया है? नहीं बंद किया, क्योंकि तुम्हें उम्मीद हो जाती है कि पता नहीं शायद और कहीं मिल जाए। जैसे आप लोग गेस कर लीजिए कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और एक जगह पे 10 का नोट, फिर आगे 50 का नोट मिला, तो आपकी निगाहें खोजती हुई चलेंगी शायद और कुछ मिल जाए। उसी प्रकार से राइटर ने भी कहा कि ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कुछ उसे और मिल जाए तो और उससे ज्यादा की तलाश में रहता है। उसी प्रकार से कचरा चुनने वाले भी थे कि यदि उनको एक सिक्का मिल जाता था चांदी का तो वो और खोजते रहते थे, रुकते नहीं थे कि शायद उनको और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा प्रतीत होता था कि कचरे का मतलब बच्चों के लिए अलग था, बल्कि जो उनके माता पिता थे जो वो मतलब समझते थे कचरे का, उससे अलग मतलब बच्चों के लिए था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए था कि ये एक सरप्राइज था कि कचरे में से क्या चीज मिल जाए, तो बच्चे सरप्राइज के रूप में, कुछ एडवेंचरस के रूप में कचरा चुनते रहते थे कि कुछ शायद उनको एक्साइटिंग मिल जाए। और बड़ों के लिए था कि कचरा उनके लिए सर्वाइवल, जीविका का साधन था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। एक सर्दी की सुबह मैंने देखा कि साहब जो था मेरे पड़ोस की जो क्लब था, उसके क्लब की जो चहर दीवारी थी, उस चहर दीवारी को पकड़कर वो खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन ए वाइट प्लेइंग टेनिस, और दो युवकों को देख रहा था जो सफेद कपड़े पहने हुए और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने हुंकारी भरते हुए कहा, मुझे खेल पसंद है, मैं खेल पसंद करता हूँ। कंटेंट वॉचिंग इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसी चहर दीवारी के पीछे खड़े होकर लगातार खेल को देखता रहता था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है कि जब कोई यहाँ पर नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज देयर स्विंग, और जो वहाँ का चौकीदार है वो मुझे वहाँ के झूले को प्रयोग करने देता है, रोकता नहीं है। साहब ने बताया कि वो वहाँ गेट पे खड़े होकर टेनिस खेलते हुए 2 लोगों को अक्सर देखता रहता है और कहता है कि मुझे खेल पसंद है, और जब उस क्लब में कोई नहीं होता है तो वहाँ का चौकीदार उसे अंदर जाने देता है और वहाँ का झूला झूलने उसे देता है। साहब टू वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, साहब ने भी टेनिस जूते पहन रखे थे जो कि बहुत ही अजीब लग रहे थे। उसके भद्दे हो चुके, यानी कलर, जो जिस कपड़े को पहन रखा था उस कपड़े के ऊपर वो जूते बहुत भद्दे लगे, क्योंकि उन कपड़ों का रंग जो है एकदम से बेरंग हो चुके थे कपड़े, और टेनिस जूते थे एकदम सफेद सफेद नए नए जूते थे, तो उसके ऊपर वो जूते बहुत ही अजीब से लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने उन्हें मुझे दिया है। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने ये बात समझाते हुए कि इंडियन राइटर ने जब उसे देखा तो उसने राइटर को भी देख लिया, और राइटर को देखते हुए उसने बताया कि ये जूते किसी ने उसे दिए हैं। वो समझा रहा था कि ये किसी ने दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, और वास्तविकता ये थी कि वो त्याग दिए गए जूते थे, मतलब फेंक दिए गए जूते थे।
ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे के द्वारा वो जूते फेंक दिए गए थे, हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, जिसने उसे पहनने से इनकार कर दिया था उस अमीर बच्चे ने, क्योंकि उनमें से किसी एक में छेद हो गया था। तो ये जूते फेंके हुए जूते थे। डस नॉट बोदर हिम, लेकिन वो जूते उस बच्चे को, साहब को पहनने में कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि वो साहब ने कभी जूते पहने ही नहीं थे और बिना जूतों की, बिना चप्पल के दिन भर घूमा करता था। तो भले ही वो छेद वाले जूते थे, लेकिन उसे पहनने में उसे दिक्कत नहीं होती थी। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, वो व्यक्ति जो हमेशा नंगे पैर घूमता रहा है, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, छेद वाले जूते पहनना भी उसके सपने सच होने जैसा था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल वो जो बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही तल्लीनता से देख रहा था, उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अगली सुबह मतलब एक सुबह जो राइटर है वो साहब से मिली, तो वो अपने दूध की दुकान के रास्ते में जा रहा था, मतलब दूध लाने के लिए जा रहा था मिल्क बूथ पर। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर, स्टील का डब्बा था, दूध लाने वाला एक डब्बा था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूर की तरफ इशारा करते हुए ये बताया कि अब मैं एक चाय की टपरी यानी चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरे दोनों समय का खाना, यानी दोनों टाइम का मुझे खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें नौकरी पसंद है, क्योंकि हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, क्योंकि मैंने देखा कि उसका चेहरा जो था, उसका जो निश्चिंतता का भाव था, उसके चेहरे से गायब हो चुका था। मतलब अब वो बेफिक्री नहीं उसके चेहरे पे दिखती थी, अब एक जिम्मेदारी का भाव दिखता था। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so light over his shoulder, और वो स्टील का जो डब्बा था दूध लाने वाला, वो अब उस बैग से भारी प्रतीत हो रहा था जो वो हमेशा अपने पीठ पर लादे हुए घूमता था। This bag was his, थैला उसका अपना था। The canister belongs the man who owns the tea shop, लेकिन जो कनिस्टर था, लोहे जो स्टील का डब्बा था, वो स्टील का डब्बा उस व्यक्ति से संबंधित था जो दुकान का मालिक था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहब अब अपना मालिक नहीं रह गया था। इसीलिए राइटर ने जो पूछा कि क्या तुम्हें नौकरी पसंद है, क्योंकि उसके चेहरे पर वो बेफिक्री नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले जब वो काम करता था तो स्वयं का काम करता था, वो जब चाहता काम शुरू करता, जब चाहता काम बंद करता। लेकिन अब जब वो चाय की दुकान पे काम करने लगा था तो उसका मालिक कोई दूसरा हो गया था, वो स्वयं का मालिक नहीं रह गया था, और जब कोई दूसरा मालिक हो गया था तो दूसरे के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता था। इसीलिए उसके चेहरे पर बेफिक्री का भाव नहीं दिख रहा था। उसके हाथ में थमा हुआ डब्बा उसके बैग से भारी दिख रहा था, जो कचरा चुनने वाला बैग हमेशा पेट पे लादे घूमता था, उस बैग से उसे भारी प्रतीत हो रहा था। क्लियर? तो इसी के साथ समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, ये कहानी खत्म होती है। और उम्मीद करता हूँ इस कहानी को मैंने जैसे समझाया है आराम से आपकी समझ में आ गया होगा और अच्छे से आपने समझ लिया होगा। और इसके बाद अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मतलब द लॉस्ट स्पिरिंग का दूसरा लेसन, क्योंकि दो कहानियों का छोटा सा संगम है, तो दूसरी कहानी आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये मेरे अगले वीडियो लेक्चर में आएगी। अगला वीडियो लेक्चर समय से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे आप तक पहुंच जाए। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।